तिहाड़ जेल एक ऐसी जगह जिसे लोग हाई सिक्योरिटी का फाइनल एग्जाम्पल मानते हैं। लेकिन एक सुबह जेल के गार्ड्स को गेट के ठीक बाहर एक लाश मिलती है, बिना सर की लाश, और उसके सीने पर एक चिट्ठी चिपकी होती है जिस पे लिखा था, तुम्हारे लिए एक तोहफा, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। ये दिल्ली के सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम चैप्टर्स में से एक है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने लोगों को मारकर उनके टुकड़े जेल के बाहर फेंके थे। लेकिन असली डर की बात पता है क्या है? जनवरी 2025 में ये किलर हमारी नाक के नीचे से फरार हो गया था। पूरे 17 महीने वो हमारी ही भीड़ में खुला घूम रहा था। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि किलर कौन था, बल्कि ये है कि वो इतने सालों तक खुला बाहर कैसे घूम रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी डिटेल सामने आती है जो पूरी कहानी का डायरेक्शन ही बदल देती है। इस किलर का भागना सिर्फ शुरुआत था, असली सच धीरे धीरे सामने आता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस शुरू कपा देने वाली केस को। दिन ने एक मामूली सब्जी बेचने वाला, और रात होते ही एक ऐसा सीरियल किलर जिसके नाम से पूरी दिल्ली कांपती थी। एक ऐसा दिमाग जो क्राइम के बाद पुलिस को चैलेंज करना अपनी जीत समझता था। इसी वजह से उसे दुनिया ने एक नाम दिया, द बुचर ऑफ दिल्ली, चंद्रकांत झा। 1998 से 2007 के बीच दिल्ली में एक अजीब सा पैटर्न सामने आने लगा। यंग माइग्रेंट वर्कर्स जो बड़े सपने लेकर शहर आते थे, अचानक गायब होने लगे, और जब उनकी बॉडीज मिलती थी तो पूरी नहीं, सिर्फ टुकड़ों में। और ये टुकड़े अक्सर तिहाड़ जेल के बिल्कुल पास फेंके जाते थे। और सिर्फ बॉडीज नहीं, ये पुलिस के लिए खुला चैलेंज भी था। ये एक क्लियर सिग्नल था कि किलर किसी से डरता नहीं था। ये वीडियो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे ट्रॉमा और पावर का ऑब्सेशन एक इंसान को किलिंग मशीन बना देता है। हम इसकी पूरी जर्नी को समझेंगे और साथ ही उसके साइकोलॉजिकल माइंडसेट को भी समझेंगे। कहानी तब एक डेंजरस मोड़ लेती है जब 2023 में उसे पैरोल मिलता है और वो अचानक गायब हो जाता है। सोचिए, एक कितना खतरनाक सीरियल किलर खुलेआम सड़कों पर घूम रहा था। फिर जनवरी 2025 में एक हाई स्टेक्स ऑपरेशन के बाद उसे दोबारा पकड़ लिया जाता है। आज वो कस्टडी में है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंदर। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम वाकई सेफ हैं? इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा सिर्फ किलिंग्स नहीं है, सबसे डिस्टर्बिंग है वो साइलेंस जिसमें ये सब सालों तक होता रहा। ये वीडियो चंद्रकांत झा के केस के थ्रू उसी साइलेंस को तोड़ने की कोशिश है। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी जिंदगी इस कहानी ने हमेशा के लिए बदल दी। और शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान की कहानी से जो बिहार के एक छोटे से गांव से सपने लेकर निकला था, लेकिन धीरे धीरे बन गया मौत का दूसरा नाम, चंद्रकांत झा। 1967 बिहार का वैशाली जिला, यही चंद्रकांत का जन्म होता है। 1990 में वो दिल्ली आता है, हाथों में एक पुराना बैग और आंखों में बेहतर जिंदगी के सपने। शुरुआत में वो एक होटल में कुक का काम करता है, फिर धीरे धीरे स्क्रैप यानी कबाड़ का बिजनेस शुरू करता है।
ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला ये इंसान अंदर ही अंदर एक खतरनाक सोच पाल रहा था। आयरनी ये थी कि बचपन में मीट से एलर्जी के बावजूद मीट काटने का ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि बचपन की इमोशनल गैप्स ने उसके अंदर एक कंट्रोल की एक डेंजरस ज़रूरत पैदा कर दी। जब चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं होती तो वो उन्हें मिटा देने का रास्ता चुनता था। 1998 से 2007 के बीच उस पर 18 लोगों को मारने के एलिगेशंस लगे। ज़्यादातर विक्टिम्स 20 से 30 साल के माइग्रेंट वर्कर्स थे जो बिहार और यूपी से रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। उनकी गलती बस एक थी, भरोसा। वो पहले दोस्ती करता, भरोसा जीतता और फिर वही भरोसा उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाता। रवि भगत बिहार का एक माइग्रेंट वर्कर था जो आजादपुर मंडी में काम करता था। एक छोटी सी बात और एक पूरी जिंदगी खत्म। रवि के परिवार का दर्द आज तक कम नहीं हुआ। उसने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा, एक पूरे परिवार का फ्यूचर छीन लिया। और ऐसे कई केसेज आज भी अनसॉल्व्ड है जहां फैमिलीज को ये तक नहीं पता कि उनका बेटा आखिर गया कहां। इस कहानी का एक और साइड भी है, उसका अपना परिवार। अलीपुर में रहने वाली उसकी बीवी और 5 बेटियां। पेरोल के बाद उसका फरार होना उसके परिवार के लिए जिंदगी भर का बोझ बन गया। उसके बाद उन बेटियों के लिए जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। 2006 से 2007 के बीच मायापुरी जैसे एरियाज में पब्लिक फियर इतना बढ़ गया कि लोग शाम होते ही घर से निकलना बंद कर देते थे। जब क्राइम ब्रांच ने केस संभाला, संजय सेन और उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन को एक नई डायरेक्शन दी। बॉडीज से मिले क्लूज आखिरकार उसे पकड़ने तक ले गए, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेथ पेनाल्टी से जुड़ी अपील पेंडिंग है। आज भी कुछ सवाल सिस्टम के सामने खड़े हैं। तिहाड़ जेल के पास इतने सालों तक बॉडीज कैसे मिलती रही? सर्विलेंस सिस्टम उस वक्त क्या मिस कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, एक कितना खतरनाक सीरियल किलर पेरोल पर बाहर कैसे आ गया? अब हम आते हैं उस सीक्वेंस पर, उसकी गिरफ्तारी, जेल से बाहर निकलने का पूरा ड्रामा और वो डर, क्या वो फिर से किसी को नुकसान पहुंचाने वाला था? दोस्तों, हर सीरियल किलर का एक किलिंग जोन होता है, एक ऐसा एरिया जहां वो अपना शिकार चुनता है। इस केस में भी दिल्ली के वही हिस्से टारगेट किए गए जहां भीड़ तो थी, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे। वेस्ट और आउटर दिल्ली के इलाके, हैदरपुर, अलीपुर और सबसे बड़ा हब आजादपुर मंडी। यहीं रोज हजारों माइग्रेंट वर्कर्स बिहार और यूपी से काम की तलाश में आते थे। उसका स्क्रैप यानी कबाड़ का बिजनेस सिर्फ एक कवर था। वो लोगों को काम दिलाने के बहाने ट्रस्ट में लेता, उन्हें अलीपुर वाले घर ले जाता और वहीं से शुरू होता उसका मौत का खेल। आजादपुर मंडी उसके लिए एक सुपरमार्केट बन चुकी थी। भीड़ इतनी ज़्यादा कि अगर कोई गायब हो जाए तो अक्सर किसी को खबर तक नहीं होती। और सबसे डिस्टर्बिंग जगह, तिहाड़ जेल का गेट। यहीं बॉडीज के टुकड़े छोड़कर वो सीधा सिस्टम को चैलेंज करता था।
2007 तक मीडिया और पुलिस दोनों समझ चुके थे ये एक सीरियल किलर था जो सिस्टम को खुलेआम चैलेंज कर रहा था। अब कहानी एक डेंजरस फेज में एंटर करती है। 2023 में पेरोल के दौरान वो एक बार फिर सिस्टम की नज़रों से गायब हो जाता है। पूरे 17 महीने तक वो दिल्ली की नाक के नीचे घूमता रहा, कभी होमलेस बनकर तो कभी अपनी पहचान छुपाकर। लेकिन पुलिस से बचना ज़्यादा दिन तक मुमकिन नहीं होता। 17 जनवरी 2025 को ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हाई प्रेशर मूवमेंट आता है। वो बिहार भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। उस पर 50,000 का इनाम था, लेकिन उसका अरेस्ट होना शहर के लिए उससे भी बड़ी रिलीफ बन गया। इस पूरी टाइमलाइन में एक बात क्लियर है, सिस्टम हर बार देर से रिएक्ट करता रहा। 2002 में छूटना, 2006 से 7 का वायलेंट पीक और बाद में सजा का बदलना। हर डिले की कीमत इनोसेंट लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। अब वो पकड़ा गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हम आते हैं इस केस के फाइनल फेस पर और उस सच पर जो शायद जेल के अंदर छुपा रह गया। हमने इस कहानी के सारे फैक्ट्स देखे, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल अब भी वही है, क्यों? आखिर एक इंसान की सोच इतनी डिस्टॉर्टेड कैसे हो सकती है कि वो कत्ल के बाद भी सिस्टम के दरवाजों पर अपनी ब्रुटैलिटी का निशान छोड़कर चला जाए। अब हम झा के माइंडसेट के उस अंधेरे को समझेंगे जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, और देखेंगे कैसे एक आम माइग्रेंट वर्कर धीरे धीरे खुद को कानून, समाज और भगवान से ऊपर समझने लगा। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग झा में एंटी सोशल ट्रेट्स और एक्सट्रीम नार्सिसिज्म था। उसकी नज़र में वो कातिल नहीं, बल्कि एक जज था जो खुद को सजा देने का हकदार मानता था। अगर कोई माइग्रेंट वर्कर शराब पीता, मीट खाता या किसी औरत के साथ देखा जाता तो झा खुद को उसे सजा देने का हकदार समझता था। अपने बचपन के इमोशनल वॉइड और पुलिस के खिलाफ बनी नफरत को उसने अपनी सोच का फ्यूल बना लिया था। उसके लिए किलिंग्स कोई क्राइम नहीं थी, बल्कि एक रिचुअल था जिसमें ना कोई पश्चाताप और ना ही कोई गिल्ट। उल्टा उसे लगता था कि वो समाज की गंदगी साफ कर रहा है। वो दोस्ती से शुरू करता, भरोसा जीतता और फिर अटैक करता इस तरह कि कोई आवाज़ बाहर न जा सके। एविडेंस को संभालना उसके लिए एक रूटीन बन चुका था। कहा जाता है कि उसे ह्यूमन एनाटॉमी की काफ़ी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से वो एविडेंस को काफ़ी केयरफुली से हैंडल करता था और फिर बॉडीज़ के टुकड़ों को तिहाड़ जेल के पास छोड़कर वो सीधा सिस्टम को प्रोवोक करता था, जैसे वो कानून को खुला चैलेंज दे रहा हो। पेरोल के बाद वो धार्मिक जगहों में छुपकर 17 महीने तक सिस्टम से बचता रहा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसके पीछे लगी हुई थी। CDR एनालिसिस, पुराने कॉन्टैक्ट्स की ट्रैकिंग और एक क्रूशियल टिप के बाद आखिरकार ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसका भागने का प्लान यही खत्म हो जाता है और द बूचर फिर से अपनी असली जगह जेल पहुंच जाता है। चंद्रकांत झा आज कस्टडी में है, लेकिन इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा उसका पकड़ा जाना नहीं, बल्कि ये है कि ये सब इतने सालों तक चुपचाप होता रहा।